वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षक जंक्शन, क्योंकि अब नहीं तो कब। This is Ayushi Agarwal and we will continue our topic that is on the plasma membrane. Plasma membrane का जो basic structure था और in fact उस structure को पढ़ने के लिए जो सबसे अच्छा proposed model till date है उसको हमने अभी तक discuss कर लिया, that is the fluid mosaic model. Moving forward with this model we will try to get what actually is the function of the plasma membrane. और जितनी भी बार मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन की बात बताई है, जो सबसे मेन फंक्शन है वो मैंने जो आपको बताया है वो यही है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, तभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को इन एंड आउट गाइड करती है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी इसीलिए वैसा डिजाइंड है जैसा कि हमने पढ़ा। अब देखो उस स्ट्रक्चर में अगर हम एक मेन बात देखें तो हमने उसका जो सैंडविच देखा था वो देखा था लिपिड बाइलेयर का, है ना। यही तो स्टडी किया था हमने अपने लास्ट लेक्चर में। तो अगर आप इसी स्ट्रक्चर को क्लोजली मॉनिटर करोगे देन यू मस्ट बी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट that the molecules which are polar will actually not be able to pass through the membrane. That is why we have those integral membrane proteins in order to facilitate the movement of especially the polar molecules. ठीक, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? देखो, एक तो वो प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं इंटीग्रल प्रोटीन उसके थ्रू हो जाएगा। बाकी हमने याद करो पुराने वाले लेक्चर में एक डायग्राम में चैनल प्रोटीन नाम से एक ट्रांसपोर्टेशन का जरिया बनाया था जिसको भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूज करता है। तो कैसे ट्रांसपोर्टेशन उन प्रोटीन्स के थ्रू होता है वो हम देखने वाले हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि द नॉन पोलर कंपाउंड्स कैन पास टू सम एक्सटेंट थ्रू दिस मेम्ब्रेन feasibly without the requirement or without the expenditure of energy by the cell, whereas the polar molecule, देखो नॉन पोलर molecules they actually do not require the energy, whereas the polar molecules they require the expenditure of energy and that energy is yes in the form of ATP. सेल में जब भी एनर्जी चाहिए होती है that is in the form of ATP only. ठीक, तो ये जो दो बेसिस हमने यहाँ अभी ब्रॉडली क्लासिफाई करे, एक्चुअली में यही दो मोड्स होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और आप अगर इसको प्रॉपरली क्लासिफाई करोगे देन यू कैन क्लासिफाई इट एज द पैसिव मोड एंड अनदर वन इज द एक्टिव मोड। ठीक, अभी देखो अगर वीडियो को स्किप करके देखा तो आगे आने वाले लेक्चर्स में या फिर इसी लेक्चर में थोड़े टाइम के बाद मैं आपको जो और मोड्स इन्हीं एक्टिव और पैसिव में इंक्लूड करके समझाने वाली हूँ उसमें कंफ्यूजन होगा, क्योंकि आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि वो एक्टिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है कि पैसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर गेटिंग दिस एक्टिव एंड पैसिव मोड। कैसे? देखो, जब आप सिंपल से डेफिनेशन पढ़ोगे या अभी इस डिफरेंस में जो एक ही पॉइंट है जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है वो है रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। लेकिन इस एक्चुअल डिफरेंशिएशन में भी बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जो इंक्लूड होती हैं और जिसको अगर आप ऐसे ही देखो तो आप ये कभी भी नहीं समझ पाओगे कि वो एनर्जी का यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आपको वीडियो तो पूरी देखनी है फॉर श्योर। ठीक, और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लग रहा है कि कंटेंट इंटरेस्टिंग हो रहा है डिलीवर करने में या आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो डू दैट, राइट। देखो अब जरा, पैसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इट हैपेंस विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी, दैट इज दिस ATP is not at all required during the transportation process, whereas during this active mode ATP is required और energy is required। अब देखो, जब एनर्जी खर्च नहीं हो रही, हम सबको पता है कि एक लॉ ऑफ नेचर होता है कि हमेशा नेचर उसी तरीके से बैलेंस करता है खुद को कि जहां पर सबसे कम एनर्जी हो वो उस तरफ की तरफ ज्यादा चला जाए, है ना। अब जैसे एक एग्जाम्पल लो, आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो जो सीधा सीधा रास्ता होगा जिसको आप बहुत टाइम से फॉलो करते आ रहे होगे, आपका वो रिफ्लेक्स बन जाएगा एक
to go through that pathway. You avoid choosing the new path. Why? Because it will require more energy. आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा शायद वहाँ पर जाने के लिए, कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स होंगे वो आपको देखने पड़ेंगे। तो इसका मतलब कि जब एनर्जी नहीं चाहिए, दैट मीन्स द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो यहाँ से आती है आपके क्लास 11th में होने की बात प्रूव होगी। अब कैसे? ये हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन तो शायद पहले भी पढ़ा होगा, है ना, ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो पहले भी पढ़ा होगा, तब भी पढ़ा होगा कि मॉलिक्यूल जो है जैसे डिफ्यूजन में होता है, वही एक्चुअली पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी आएगा कि मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम देयर हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। बट फ्रॉम नाउ व्हाट द टर्मिनोलॉजी इज गेटिंग चेंज, और जो फैंसी होने वाली है वो है in the passive transport the molecules move in the downhill direction। अब ये downhill और uphill में बहुत confusion होता है आप लोगों को, आगे जाकर भी बहुत कंफ्यूजन होता है। सो आई एम मेकिंग यू क्लियर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इटसेल्फ। डाउनहिल का मतलब है, देखो जब भी आप डाउनहिल बनाओगे, डाउनहिल का मतलब है दे आर मूविंग फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। दैट मीन्स दे आर मूविंग इन द डायरेक्शन विच डज नॉट रिक्वायर द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी एट ऑल, एंड दैट इज हाउ यू डिफाइन द डाउनहिल। जैसे पहाड़ से नीचे आने के लिए आपको कोई एनर्जी नहीं चढ़नी पड़ती है ना, ऊपर जब आप ऊपर चढ़ाई पर ऊपर चढ़ते हैं तो यस वी रिक्वायर दी एनर्जी, बट जब नीचे आते हैं तो हमारे पैर अपने आप चलने लगते हैं, स्पेशली जब जो स्लोप है वो ज्यादा हो। अब उसका जो साइंटिफिक रीजन है वो आपको पता होगा, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से भी ऐसा होता है, रेजिस्टेंस की वजह से ऐसा होता है, तो वो अलग एक है। बस इसको समझाने के लिए मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दे दिया कि डाउनहिल मतलब फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन एंड इट विल नॉट रिक्वायर द एनर्जी। जैसे भी आपको याद रखने में कंफर्टेबल हो वैसे आप याद कर लेंगे, ठीक। एक्टिव मोड में मॉलिक्यूल्स रिक्वायर द एनर्जी, दैट मीन्स दे मूव अपहिल, ठीक है। अपहिल में थोड़ा चेंज हो जाता है, या फिर जो डायरेक्शन है ट्राइंगल की वो चेंज हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। अलग अलग तरीके होते हैं अपहिल और डाउनहिल ट्रांसपोर्टेशन को शो करने के लिए, बट दीज आर सम ऑफ द टेक्निक्स विच वी आर गोइंग टू यूज इन आवर सब्सिक्वेंट लेक्चर्स व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी दिस ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म थ्रू द डायग्राम। इसीलिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर ऐसे दिया हुआ है दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स आर मूविंग फ्रॉम द हायर टू लोअर, और अगर ऐसा है तो फ्रॉम द लोअर टू हायर। और इसको याद करने का तरीका मैंने बता दिया, यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, बिकॉज दे रिक्वायर एनर्जी, that means molecules are moving from their lower concentration to the higher concentration. This is just the basic difference between the active and the passive transport. अब एक टेबल के थ्रू देखो, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में एक्टिव मोड में तो हम एटीपी पंप स्टडी करने वाले हैं, लेकिन इस पैसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में हम ऐसी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो स्टडी करने वाले हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा, और उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको एक टेबल से सारे के सारे मेथोडोलॉजीज पहले ब्रीफ में क्लियर करूंगी, उसके बाद हम जाएंगे डिटेलिंग्स पर, ठीक। सारे के सारे जो नेम्स अब हम देखने वाले हैं वो डिटेल में हम पढ़ेंगे। पहले एक ओवरव्यू कि किन किन बेसिस पे उन ट्रांसपोर्टेशन के मैकेनिज्म को हम देख सकते हैं। पहले तो ट्रांसपोर्टेशन के मैकेनिज्म लिख लेते हैं कौन कौन से होंगे। एक तो होगा पैसिव डिफ्यूजन, वैसे तो इसको सिर्फ डिफ्यूजन भी लिख सकते हैं, डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है। उसके बाद आएगा हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, दैट मीन्स डिफ्यूजन को कैरी करवाने के लिए भी कुछ स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई हैं। ऑब्वियसली ये फैसिलिटीज उन मॉलिक्यूल्स के लिए होंगी जो मॉलिक्यूल्स पैसिवली या फिर फ्रीली डिफ्यूज नहीं कर पाते। एग्जाम्पल्स मैं आपको ऑब्वियसली दूंगी, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट्स में विदाउट एग्जाम्पल्स यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द थिंग्स बेटर। नेक्स्ट आता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये जो इसके बाद आने वाला है वो नई टर्मिनोलॉजी होगी आपके लिए, को ट्रांसपोर्ट। देखो को का मतलब होता है साथ में, तो को ट्रांसपोर्टेशन में मॉलिक्यूल्स का साथ में ट्रांसफर होगा। कैसे होगा वो जब डिटेल हम पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक। अब जरा देखो इनकी प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम इन सारों को स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टी आने वाली है दैट इज
वेदर दे रिक्वायर स्पेसिफिक प्रोटीन्स और नॉट। हो सकता है स्पेस की वजह से मैं कुछ टर्म्स शॉर्ट में लिख दूं, लेकिन बोलूंगी पूरा, और आपको साथ में कंपेल भी करूंगी कि आपको पूरी की पूरी वीडियो वॉच करनी है विदाउट स्किपिंग, ठीक। तो पैसिव डिफ्यूजन, इट डज नॉट रिक्वायर द स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, whereas this facilitated diffusion, active transport as well as this co-transport require this specific protein within the membrane। और वो specific proteins कौन से हैं? वही integral membrane proteins, channel proteins, peripheral proteins जो हमने अपने fluid mosaic model में study किए थे, ठीक। next property, concentration gradient, ठीक। और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी कैसा? अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब फ्रॉम देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन। ऐसे किस में ट्रांसफर होंगे? पैसिव डिफ्यूजन में ऑब्वियसली नहीं होंगे, सीधी सी बात है। पैसिव का मतलब है एक्टिव, विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, और जब एनर्जी नहीं रिक्वायर होती तो वो उल्टी डायरेक्शन में नहीं जा सकते, ठीक है। ये भी डिफ्यूजन है एक ही तरीके का, ऑल्दो फैसिलिटेटेड लिखा हुआ है लेकिन है तो डिफ्यूजन ही ना। तो यहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में यस, दे विल ट्रांसपोर्ट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, वाई? बिकॉज दे आर रिक्वायरिंग द एनर्जी। अब ये जो को ट्रांसपोर्ट नया आया है, इसमें भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, बट दिस को-ट्रांसपोर्ट इज नॉट एट ऑल अ फॉर्म ऑफ अ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। की बात ध्यान कर लीजिए, याद रख लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए एकदम। फिर से रिपीट कर रही हूं इसीलिए, although co-transportation favors the movement of molecules against the concentration gradient, but it is not a part of active transport, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसके बेसिस पर हम इन सारों को क्लासिफाई करेंगे, वेदर इट इज कपल्ड टू एटीपी हाइड्रोलिसिस, मतलब एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए ट्रांसपोर्टेशन में, वो है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ऑल्दो मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है, तो सब में नेगेटिव आएगा, सिर्फ एटीपी में पॉजिटिव आएगा। देखो यही सेम चीज मैंने यहाँ पर आपको बता भी दी जो भी हमने लिखी थी। तो ये हो गई हमारी एक और प्रॉपर्टी जिसके बेसिस पर हम इन चारों को क्लासिफाई कर सकते हैं। वैसे तो मेरे हिसाब से अगर आप मेरा पर्सनल सजेशन मांगेंगे तो ऐसी टेबल्स को मैं अपने मेंटोर के साथ साथ में अपनी नोटबुक्स पर ड्रॉ कर लेती अगर मेरा टीचर ऐसी टेबल बनाता मेरे सामने, ठीक है। तो अब समझदार को इशारा काफी है, आप लोग को जैसा मन करे वैसा आप कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, whether this movement is driven by the co-transportation with the certain molecules or not, मतलब क्या साथ में कोई और मॉलिक्यूल भी चाहिए, उसको ले जाने के लिए एक सहारा चाहिए किसी और मॉलिक्यूल का मूवमेंट के लिए। पैसिव में नहीं चाहिए होता, फैसिलिटेटेड में भी नहीं चाहिए होता। देखो फैसिलिटेटेड में हमें मॉलिक्यूल्स का सहारा नहीं चाहिए, हमें प्रोटीन्स चाहिए, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा था दे रिक्वायर स्पेसिफिक प्रोटीन्स, तो यस, बट दे डू नॉट रिक्वायर द हेल्प ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स, दैट इज व्हाई वी हैव गिवन नेगेटिव हियर। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में भी नहीं चाहिए क्योंकि एनर्जी का कंजम्पशन ले रहा है। को ट्रांसपोर्टेशन में हमको स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इसीलिए ही इसका नाम जो है वो है को ट्रांसपोर्ट। अब आएंगी एग्जाम्पल्स की बात, और यही बहुत इंपॉर्टेंट है इसके केस में, ठीक है। एग्जाम्पल जब तक याद नहीं होंगे या समझ में नहीं आएंगे, हमें उसका कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आएगा। तो इसमें पैसिव डिफ्यूजन में जो मॉलिक्यूल्स सीधे सीधे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, दे इन्वॉल्व्स ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। आपने लाइफ प्रोसेस में ब्रीदिंग की केस में पढ़ा होगा क्योंकि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज पैसिवली विद इन द बॉडी, किस इसी वजह से क्योंकि छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, सीधे सीधे पास कर जाते हैं। अगर इनको पास कराने के लिए भी हमारी बॉडी एनर्जी एक्सपेंड करने लगे, देन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन तो एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, देन ब्रीदिंग विल बी एट अ कॉस्ट ऑफ एनर्जी, एंड देन
you will require more amount of glucose to be oxidized, और शायद उस वजह से हमारी जो लाइफ प्रोसेस है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। ठीक, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में बात करेंगे तो जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है वो आता है ग्लूकोज का, और जब हम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको डायग्राम देके इसी ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन को बताऊंगी कि कैसे होगा ये। ठीक, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में आयंस आएंगे, उसके बाद हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स भी आएंगे, क्योंकि अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले इस लेक्चर के स्टार्टिंग में कि जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारी लिपिड बाइलेयर के थ्रू सीधे सीधे क्रॉस नहीं कर पाते, उनको चाहिए एनर्जी, तो इसीलिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही पास होंगे। अब बात आती है वापस से को ट्रांसपोर्टेशन की, तो ग्लूकोज तो है ही, सुक्रोज भी आता है इसी को ट्रांसपोर्टेशन में, बहुत सारी आयंस भी इन्वॉल्व होती हैं और इसका डिटेल में डिस्कशन हम करने वाले हैं अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो आई होप कि इस टेबल के थ्रू आपको बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। अगर अभी नहीं भी हुए हैं तो जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर टू कम ऑन द चैनल वेयर वी विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरी ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस इन डिटेल, बट by now you must be clear in your mind that all these, whether it is passive diffusion, facilitated diffusion or this co-transport, that does not require the expenditure of energy, only this active transport requires the energy which is written here. ATP hydrolysis means ATP is getting hydrolyzed to give the ADP, the inorganic phosphate, as well as a lot of energy which will consume in the transportation of molecules, and those molecules are hydrophilic molecules, especially along with some of the ions. ये जो बाकी के तीन ट्रांसपोर्टेशन है उनके और बहुत सारे मीडिएटर्स आएंगे, बहुत सारे प्रोटीन्स आएंगे जो इन ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटेट कराएंगे, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो दीज लेक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। और आपको अभी तक तो नोटिस मिल ही गया होगा कि सिलेबस चेंज हो गया है, बट उसके लिए आपको ये बिल्कुल भी दिमाग में नहीं बैठाना कि जो कम हुआ है वो हमारे आगे इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि जो सिलेबस पहले से चला आ रहा है दैट इज डिजाइन्ड इन द फॉर्म दैट इट इज गेटिंग यूटिलाइज्ड, और द कॉन्सेप्ट्स आर देयर, they are forming the base of actually your higher studies part, so you are not going to leave एक भी सेक्शन जो आपके सिलेबस में डिलीट हुआ है, यू आर नॉट गोइंग टू लीव। इनफैक्ट आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू लीव एनी ऑफ दो सेक्शन विच हैज डिलीटेड। हाँ, एग्जाम का टाइम जब आएगा ना प्रिपरेशन का, तब उनको छोड़ देना कि अभी के लिए हमारे एग्जाम में इंक्लूडेड नहीं है, तो उस रिवीजन के टाइम पर, एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम पर हम वो छोड़ दें, ठीक है? बाकी कुछ भी नहीं छोड़ना हमको, राइट? सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर एंड वी विल टॉक अबाउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट टेबल. आई होप दैट you have drawn that table. If not, do draw that, and yes, subscribe the channel. If you have any doubts, ask me in the comment section. I am there available to you. Thank you. Bye bye. Take care.